वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे दांतों की खूबसूरती से मुतालिक, दांतों के जो गैप आ जाते हैं उसको कैसे फिल किया जाएगा। डॉक्टर जमाल हुसैन मेमन हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे हम दोबारा अपनी जो डिस्कशन है उसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जो आपने थर्ड ऑप्शन बताया था, दो ऑप्शन तो आपने बता दिए कि एक आपकी फिलिंग आ जाती है कॉम्पोजिट फिलिंग, और दूसरा आपने वेनियर के नाम से बताया था। अब तीसरा किस तरह से इसको किया जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो कि कंजर्वेटिव ऑप्शन है वो है ब्रेसिस का, जो मेटल ब्रेसेस आपने देखे होंगे। अब ब्रेसेस के अंदर हमारे पास तीन किस्में आती हैं। एक मेटल ब्रेसेस होता है जो कि आपने देखे होंगे अक्सर, एक होता है सिरेमिक ब्रेसेस जो वाइट कलर के ब्रेसेस होते हैं वो होते हैं, और तीसरा आता है इनविजिबल अलाइनर्स या क्लियर अलाइनर्स भी कहा जाता है वो, और एक चौथा भी होता है जो कि बहुत रेयरली यूज होता है, उसको कहते हैं लिंगुअल ब्रेसेस, जो कि अंदर की साइड पे लगता है, जो जबान की साइड होती है वहाँ पे लगता है। तो सबसे पहले मेटल ब्रेसेस जो है मेटल के होते हैं, ठीक है, पेनफुल होते हैं लेकिन ब्रेसेस आपको कहीं ना कहीं इरिटेट कर रहे होते हैं। देखिए इसकी मैं मिसाल दूंगा, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक नया जूता पहना है, ठीक है, नया जूता आपने खरीदा, आपने पहना, शुरू में देखें आपको टाइट लगेगा, हाँ। टाइट लगेगा, चुभेगा, लगेगा, जख्म भी कर सकता है। तो ब्रेसेस भी इसी तरीके से, तो हमारा मुंह होता है नाजुक, हमारे मुंह के अंदर एक बाल भी आता है ना, इंसान वो निकाल के फेंक देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है। अब जाहिर सी बात है मेटल की चीजें आप लगाएंगे, आपको जाहिर सी बात है शुरू में थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, फील इरिटेट करेगा, पेन भी हो सकता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते बिलीव मी बिल्कुल सेट हो जाता है ये। आपने खुद देखो छोटे छोटे 12 साल 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ब्रेसेस लगाते हुए देखा होगा, 3 साल तक 4 साल तक उन्होंने ब्रेसेस लगाए हुए होते हैं। तो इसीलिए लगाए हुए होते हैं क्योंकि वो एडजस्ट हो जाते हैं, हमारा मुंह बहुत ज्यादा एडेप्टेबल होता है। हाँ, कोई भी चीज आप इंसान जो है वो अडेप्ट कर ही लेते हैं। जैसे नोज पिन लड़कियां लगाती हैं वो भी अडेप्ट हो जाता है। अच्छा, अब जब हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, बहुत सारे डेंटिस्ट ऐसे हैं जिनकी लाइक अब ऑनलाइन बल्कि चीजें जो है वो ब्रोशर्स हमारे सामने आते हैं, तो आपने लेजर वो फिलिंग के नाम से भी सुना होगा। अब ये क्या तरीकाकार है, लेजर से भी फिलिंग हो जाती है? देखिए देयर इज नो सच थिंग एज लेजर फिलिंग। अच्छा, हाँ, ये बेसिकली मिसगाइड करने के लिए कहा जाता है। तो लेजर फिलिंग कुछ नहीं होती, बेसिकली इसको कॉम्पोजिट फिलिंग ही कहा जाता है। ओके। और कॉम्पोजिट फिलिंग बेसिकली जब वो ना थोड़ी सेमी सॉलिड स्टेट में होती है, और जब उसको दांत के ऊपर रखा जाता है और वो एक ब्लू कलर की लाइट होती है, वो लाइट उसके ऊपर जब आती है तो वो हार्ड हो जाती है। ओके। तो कुछ डेंटिस्ट यानी उसको फिक्स करने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया फिक्स करने के लिए, उसको हार्ड करने के लिए वो लेजर नहीं होता, वो बेसिकली एक ब्लू लाइट होती है। तो ये इसका मतलब है जो डेंटिस्ट है वो चार्ज ज्यादा करने के लिए एक वो कि लेजर से हम लेजर फिलिंग कर रहे हैं। अब मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि चार्ज ज्यादा करने के लिए, लेकिन ये कि लेजर फिलिंग नहीं होती इसके। देखिए ना, पेशेंट तो देखिए एजुकेटेड नहीं होता ना इतना। अगर पेशेंट आपके पास आता है, डेंटिस्ट के काम है कि उसको गाइड करना, राइट। तो हमारा काम है कि अगर कोई पेशेंट कह रहा है कि भाई लेजर फिलिंग, आप उनको बताएं लेजर फिलिंग नहीं होती, कॉम्पोजिट फिलिंग होती है। क्योंकि देखिए लेजर का बहुत यूज है डेंटिस्ट्री के अंदर, सही, लेकिन लेजर से फिलिंग नहीं होती, लेजर से कैविटी रिमूव होती है। ओके। इस तरह के लेजर्स पाकिस्तान में आ गए हैं जो कि डेंटल में यूज होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू लेजर, हार्ड टिश्यू लेजर, तो कि वो दांतों की कैविटीज को रिमूव करते हैं, लेकिन फिलिंग नहीं होती उनसे। अच्छा। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जो कि मैं क्लियर करवाना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, ये क्लियर हो गया। टीथ वाइटनिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम जब देखते हैं, जब हमारे सामने कोई भी इश्तिहार आता है, कोई ऐड आता है जिसमें हम देखते हैं कि एक खूबसूरत सी स्माइल वाली लड़की या जो भी लड़का होगा उसके टीथ बहुत वाइट दिखाई जाते हैं, जैसे पर्ल्स वाइट होते हैं ना वैसे। तो अब ये टीथ वाइटनिंग कैसे की जाती है? क्या वाकई इसकी कोई कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, और इसकी मुद्दत कितनी होती है? बिल्कुल, एक चीज होती है टीथ वाइटनिंग, एक ट्रीटमेंट का नाम है जिसको ब्लीचिंग भी कहा जाता है। उसके अंदर होता क्या है कि जो दांत का जो बेसिक कलर है ना, जो मिसाल के तौर पे किसी के दांत का बेसिक कलर है ही येलो, तो उस बेसिक कलर को ही वो चेंज कर देता है, उसको ब्राइट कर देता है, ठीक है। तकरीबन अप टू 3 to 4 शेड्स वो ब्राइट कर सकता है, मतलब वो थोड़ा सा व्हाइट की तरफ चले जाएंगे, वाइट कर देता है। तो उसके अंदर होता क्या है कि एक दांतों के ऊपर एक सेफ केमिकल होता है, तो केमिकल लगा के वो डेंटिस्ट खुद करता है। तो केमिकल लगा के, और वो जो है बहुत एहतियात से लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो गम्स पर लग जाए तो गम्स को डैमेज भी कर सकता है। तो गम्स के ऊपर हम एक प्रोटेक्टेड लेयर लगाते हैं, उसके बाद फिर दांतों के ऊपर वो जो है एक जो केमिकल होता है वो लगा के उसको जो है फिर हम छोड़ देते हैं। तो वो जो है दांतों 2 या 3 सेशंस के अंदर वो दांतों को पूरा वाइट कर देता है। अच्छा, फर्स्ट सेशन में नहीं होगा वो? कुछ लोगों का जो है एक सेशन में भी हो जाता है, रिजल्ट अच्छा आ जाता है। कुछ लोगों के अगर दांत कम येलो हैं, कम स्टेन्स हैं, तो एक सेशन में भी आ जाता है। ये पता नहीं मिसकंसेप्शन है, ये वाकई ऐसा होता है, ये आपने क्लियर कर रहे हैं कि टीथ वाइटनिंग अगर आप कराएं तो आपके दांत मजीद सेंसिटिव हो जाएंगे, फिर वो जल्दी पीले होना शुरू हो जाएंगे। देखें, टीथ वाइटनिंग के बाद दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, तकरीबन 10 to 14 डेज के लिए। उसके लिए जो है जब तक के लिए हम पेशेंट को कुछ माउथ वॉशेस, कुछ टूथपेस्ट वगैरह दे देते जो कि उनकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करे। लेकिन मैंने खुद भी टीथ वाइटनिंग करवाई थी एक दफ़ा,
तो बिलीव मी 7 to 10 डेज में बिल्कुल ठीक नॉर्मल हो जाता है। और वो कब तक चली आपकी टीथ वाइटनिंग? देखिए, टीथ वाइटनिंग का जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है आपकी मेंटेनेंस के ऊपर। सही। ऐसी कोई भी चीज जो कि जिसके अंदर स्टेन है, इवन चाय कॉफी, चाय के अंदर स्टेन होता है, कॉफी के अंदर स्टेन होता है, वो आपके दांतों का इस्तेमाल रिजल्ट, करें चाय कॉफी का वैसे भी तो ये कि वो आपके रिजल्ट्स को जो है वो कम कर स्मोकिंग भी देता बता देना, वो उससे लोग फिर वो सोचेंगे कि शायद स्मोकिंग करने से नहीं होगा खराब। है। स्मोकिंग के अंदर देखिए ना, निकोटीन होता है, टार होता है। स्मोकिंग तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, आपको पता है सीधा सीधा वो कैंसर कॉज करता है। हाँ, कितने सारे तो और दांतों को येलो भी कर देता है, दांतों के ऊपर निकोटीन के स्टेन्स भी आ जाते हैं और वो बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप टीथ वाइटनिंग के बाद स्मोकिंग कर रहे हैं या आप मेंटेन नहीं कर रहे तो उसके इफेक्ट 1 महीना भी लास्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से जो है इसको मेंटेन कर रहे हैं तो फिर आप 6 महीने तक आपके इफेक्ट्स रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, टीथ वाइटनिंग की तो हमने बात कर ली। एक कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग अभी भी बस समझते हैं कि जल्दी जल्दी से 2 मिनट में दांत साफ या 4 मिनट में दांत साफ किए और ख़त्म कर दिया। एक जुबान टंग क्लीनिंग भी होती है, वो हम लोग नहीं करते, तो वो कितनी ज़रूरी है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें, टंग क्लीनिंग से पहले मैं 2-3 और टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखें, ब्रश जो है ना वो कम से कम 2 टाइम करना चाहिए, रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ता करने के बाद। आजकल नई रिसर्च आ रही है, वो ये कह रही है कि भाई नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ना करें, खाना खाने के फ़ौरन बाद ब्रश ना करें। क्यों? खाना खाने के आधे घंटे के बाद ब्रश करें। उसकी रीज़न ये है कि खाना खाने के बाद आपका जो मुंह होता है उसका एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है। ओके। तो आधे घंटे उसको लगता है, उसको जो है वो नॉर्मल एनवायरनमेंट होने में, तो आधे घंटे के बाद ब्रश करें। तो ये भी एक आजकल न्यू रिसर्च आई हुई है। तो रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ता करने के बाद कम से कम 2 टाइम ब्रश करें, और ब्रश करने के बाद आपने पानी से कुल्ली नहीं करनी। लोग क्या करते हैं, ब्रश किया फ़ौरन पानी से कुल्ली कर देते हैं। तो पानी से कुल्ली नहीं करनी, आप उसको स्पिट कर दें ताकि जो टूथपेस्ट का जो फ्लोराइड है वो रहे, इट शुड स्टे देयर। और उसके बाद फिर आपने जो है टंग को क्लीन करना है। ठीक है, टंग को क्लीन करने का जो है वो फ़ायदा ये है कि मुंह के अंदर जो बदबू होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ज़बान के पीछे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मुंह के अंदर बदबू पैदा करते हैं। और जाहिर सी बात, जिस तरह दांतों के ऊपर प्लाक जमा होता है, इस तरीके से ज़बान के ऊपर भी प्लाक जमा होता है, तो उसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए टंग स्क्रैपर्स आते हैं, ठीक है, या ब्रश के पीछे अक्सर आपने देखा होगा कुछ लाइंस बनी हुई होती हैं, ऐसे ब्रशेस होते हैं स्पेशल। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं। अगर वो भी ना है तो सिंपल ब्रश से ही आप साफ कर लें। ठीक है। और इसके अलावा ब्रश जो है सॉफ्ट इस्तेमाल करना चाहिए, मीडियम या हार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि देखिए, हमारे मसूड़े होते हैं नाजुक, ठीक है, तो उसके लिए सॉफ्ट ब्रश ज़्यादा जो है इजी रहता है। मीडियम या हार्ड ब्रश के अंदर क्या होता है, उसके जो ब्रिसल्स, जो ब्रश के बाल होते हैं, जो ब्रिसल्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो वो गम्स को नीचे कर देते हैं, अपनी जगह से गम्स नीचे आ जाते हैं। मरीज को लगता है कि हार्ड ब्रश यूज करने से दांत साफ होते हैं। अब यही ना, एक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें एजुकेट करने की जरूरत है। लोगों को जाके ये अवेयरनेस नहीं है कि जब हम ब्रश खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले वो पढ़ लें कि वो जल्दी जल्दी में बस उठाना नहीं है ग्रोसरी करते हुए, उसको पढ़ लें कि मीडियम है, हार्ड है या सॉफ्ट है। तो जिस तरह से आपने बताया कि सॉफ्ट इस्तेमाल करना चाहिए, सॉफ्ट इस्तेमाल करना चाहिए, मीडियम और हार्ड पे आप ना जाएं ताकि आपके दांत जो हैं वो, उनकी सेहत जो है वो बरकरार रहे। अच्छा, मीडियम और हार्ड ब्रश क्या करता है, दांतों की जो सामने की जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। अच्छा, आपने बता दी, मैं खुद भी मीडियम यूज करती हूँ, मैं सॉफ्ट पे नहीं जाती, ना ही मैं हार्ड यूज करती हूँ, मैं मीडियम। आप आज के बाद जो है ना, आज के बाद एग्जैक्टली। अच्छा, तो जो मीडियम और हार्ड ब्रश होता है वो क्या करता है, दांतों की जो ऊपर की जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जिसको इनेमल कहा जाता है, उसको घिस देता है। ओके। तो दांत और ज्यादा येलो हो जाते हैं और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है, नरम ब्रश इस्तेमाल करें, उसके बहुत फायदे हैं। मीडियम में मिसवाक इस्तेमाल करें, मिसवाक भी बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। सही कह रहे हैं आप। मिसवाक क्योंकि वो सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और सुन्नत रसूल है, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। बल्कि वो उसके बड़े फ़ायदे भी हैं, मैंने सुना उसके अंदर जो देखा जाए तो हर्ब्स है ना बीच में, तो वो बड़ी आपकी दांतों के लिए भी और आपकी मसूड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और चीज़ है फ्लॉसिंग का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, ये क्या है कॉन्सेप्ट है? देखें, हमारे यहाँ मैं जिस पेशेंट से पूछता हूँ ना, तकरीबन ऑलमोस्ट कोई भी नहीं, मुझे लगता है सब कहते हैं फ्लॉस होता क्या है। फ्लॉस होता क्या है? मतलब मुझे इतनी हैरानगी होती है। देखिए, फ्लॉस होता क्या है, फ्लॉस एक स्पेशल धागा होता है, बिल्कुल, जिससे 2 दांत के बीच के एरिया साफ किया जाता है। जैसे आप गोश्त खा लेते हैं और आपके कुछ फंस जाता है, या कोई ऐसा फल खा लेते हैं कुछ रेशा उसका फंस जाता है, फंसे या ना, हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि बस हमने ब्रश कर लिया है तो वो निकल गया होगा। फंसे या ना फंसे, आपने फ्लॉसिंग करनी है। देखिए, ब्रश जो है ना 2 दांतों के बीच में नहीं जाता, फ्लॉसिंग चली जाती है, ठीक है, डेंटल फ्लॉस चला जाता है। तो रोजाना रिकमेंडेड है आपने 1 दफा लाजमी फ्लॉस करना है। तो अगर फ्लॉस करने से गैप नहीं आएगा? नहीं, गैप नहीं आता, उसका बताता हूँ। अगर आप फ्लॉस नहीं करते तो आपके तकरीबन 33% दांत साफ नहीं होते।
ओ जी, आपके दांतों के अगर 3 हिस्से, एक हिस्सा साफ नहीं होता अगर आप फ्लॉस नहीं कर रहे। और अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो गैप आ जाएगा हमारे दांतों में, तो गैप नहीं आता, फ्लॉसिंग से गैप नहीं आता, गैप क्लीन होता है, क्योंकि अल्लाह मियां ने दांतों को जोड़ के नहीं रखा हुआ, अल्लाह मियां ने दांतों को बीच में एक स्पेस रखी हुई है, तो उस स्पेस को क्लीन करने के लिए डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल होता है। तो लाजमी एक दफा फ्लॉस लाजमी करें, 2 दफा ब्रश करें, फ्लॉसिंग इज वेरी नेसेसरी। और उसके बाद जो माउथ वॉश जो होता है वो उसका इस्तेमाल, देखिए माउथ वॉश का रेगुलर इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली हार्श केमिकल होते हैं ना, केमिकल्स होते हैं। हाँ, एक हफ्ते में आपने 2-3 दफा कर लिया तो ठीक है। मैंने नोटिस किया है कि जब आप रोजाना करो तो मेरे दांत सेंसिटिव हो गए थे कंपैरेटिवली। आप अब एक काम करें, मैं आपको एक अच्छी सी टिप देता हूँ, आप नीम गर्म पानी में मामूली सा नमक पिलाएं और दिन में कम से कम 2-3 दफा कुल्ली कर लें उससे। जबरदस्त, ये नेचुरल माउथ वॉश है और बहुत अच्छा माउथ वॉश है। जबरदस्त। बाकी है कि ऐसे फ्लोरिडेटेड माउथ वॉशेस भी आ रहे हैं जो कि जिसके अंदर केमिकल कम होती है या जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स नहीं होती, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कम इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और चीज हमने देखा है दफ्तर में अक्सर लोग बैठे हुए छुप के अगर स्मोकिंग कर भी रहे हैं कि उनको टाइम नहीं मिल रहा, लंबी ब्रेक्स नहीं उनकी आ रही हैं, जो भी था, तो वो क्या करते हैं कि स्मोकिंग करने के फौरन बाद उसके स्प्रे कर लेते हैं, माउथ स्प्रे। वो माउथ स्प्रे का इस्तेमाल खतरनाक है या ठीक है, नॉर्मल है कि आप माउथ फ्रेशनर वाले स्प्रे की बात कर रही हैं? नहीं, वो यूज कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। वो बेसिकली बदबू जो है, मुंह की जो बैड ब्रेथ होती है उसको जो सिगरेट के बाद आ रही होती है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन इट्स अ केमिकल, आप कोशिश करेंगे जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितना आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल, सिगरेट ना पिए ना, मतलब सिगरेट आप लोग पीते हैं, लोग तो खास तौर पे हमारे जो मर्द हजरात है, मुझे लगता है कि वो तो पता नहीं जो स्मोकर हैं, चेन स्मोकर हैं, वो तो रह ही नहीं सकते उसके बगैर। आजकल तो लड़कियां भी पी रही हैं, बहुत कॉमनली पी रही हैं, वेप देखिए आप कितना कॉमन। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज हमारी वो ये कि हमने बात आगाज में जैसे की थी इम्प्लांट करने की जी, ये क्या टेक्नोलॉजी है और इसको किस तरह से किया जाता है? देखिए, डेंटल इम्प्लांट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे आपने किसी भी वजह से दांतों को खो दिया है, या एक दांत मल्टीपल दांतों को खो दिया, दांत टूट गया, निकल गया, गिर गया, वगैरह वगैरह, कैविटी से टूट गया, अब उसको रिप्लेस करने के लिए आप डॉक्टर के पास आए। अब आपके पास ना 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है रिमूवेबल, निकालने लगाने वाला दांत, दूसरा होता है फिक्स्ड, ठीक है। रिमूवेबल डेंचर का मतलब होता है निकालने लगाने वाला, वो डेंचर की शक्ल में होता है, उसके अंदर क्लिप्स होती है, एक्रेलिक का बना होता है, बहरहाल वो खुद भी निकल आता है। हाँ, कभी ऐसा इंसान बात करो मुंह से दांत नहीं, ऐसा नहीं निकलता, उसको हाथ से निकालना पड़ता है और दोबारा हाथ से लगाना पड़ता है, दैट्स सेफ। हाँ, और रोजाना रात को निकाल के पानी में रखना होता है उसको, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फिक्स्ड ऑप्शन की तरफ। अब फिक्स के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक होता है डेंटल ब्रिज, एक होता है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल ब्रिज क्या होता है? वो दांतों से सपोर्ट लेता है। अब मिसाल के तौर पर बीच में दांत मौजूद नहीं है, ये 2 दांत मौजूद हैं, ये नेचुरल दांत की ट्रिमिंग करी, ये नेचुरल दांत की घिसाई करी, इन दोनों की सपोर्ट से 3 यूनिट का ब्रिज ऊपर आके चिपक जाता है, ऑलराइट, ठीक है, उसको बोलते हैं डेंटल ब्रिज। अब दूसरा ऑप्शन है जो कि दुनिया में इस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, मिसिंग दांतों को रिप्लेस करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है और नेचुरल दांतों से करीब करीब है। आप कहते हैं कि यार मुझे अल्लाह मियां ने दांत दिए हैं, मैंने दांतों को खो दिया, मुझे कोई ऐसी चीज़ डॉक्टर साहब लगाए कि नेचुरल दांतों के करीब करीब हो, तो मैं आपको बोलूँगा डेंटल इम्प्लांट लगा लो। अब डेंटल इम्प्लांट क्या चीज़ है? अब मिसाल के तौर पर बीच में दांत मौजूद नहीं है, ये बीच में हड्डी है, अब ये दो दांतों को कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है, ये कंजर्वेटिव ऑप्शन है अगेन। तो ये हड्डी के अंदर एक छोटा सा टाइटेनियम का स्क्रू आता है, वो हम लगा देते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए छोड़ दें ताकि हड्डी उसको पकड़े, ठीक है। जब 2 महीने 3 महीने या जो भी इसका टाइम पीरियड है, उसके बाद जब हम उसको उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर एक क्राउन लगा देते हैं, ठीक है, तो आसपास के दांतों को घिसना भी नहीं पड़ता, हड्डी के अंदर वो लग जाता है, तो फिर वो सपोर्ट डायरेक्ट बोन से लेता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, नेचुरल दांतों से करीब करीब होता है, खाने पीने में बहुत अच्छा होता है, मतलब बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है वो। अच्छा, एक आम इंसान के लिए स्केलिंग कितने ज़रूरी है, कितने टाइम बाद? देखें, इसका जवाब अक्सर आपने डॉक्टर के मुंह से सुना होगा कि 6-6 महीने बाद स्केलिंग करवाओ। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता, सही है, ठीक है। तो मैं क्या अर्ली करवानी चाहिए? नहीं, देखिए डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए जिन्होंने 2-2 साल तक स्केलिंग नहीं करवाई दांतों की, और जब हम उनका मुआयना करते हैं हमें टार्टर मिलता ही नहीं है, इतने क्लीन उन्होंने जो है अपने दांतों को रखा होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मेंटेनेंस, आप किस तरह की मेंटेन करें, आपकी डाइटरी हैबिट क्या है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी हमने 2 महीने पहले स्केलिंग करी और हमारे पास आते हैं इतना कचरा भरा हुआ होता है, तो मतलब दे आर नॉट मेंटेनिंग इट। तो मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये कहा जाता है कि आप हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट के पास विजिट करें,
ठीक है। डेंटिस्ट आपका मुआयना करेगा 6 महीने बाद। हर 6 महीने बाद एटलीस्ट, ठीक है, हर 6 महीने बाद विजिट करें, डेंटिस्ट आपका मुआयना करेगा, फिर आपको बताएगा आपको स्केलिंग की नीड है कि नहीं है। अगर नीड है तो करवा लें, अगर वो कहते हैं कि नीड नहीं है तो फिर ना करवाएं। हाँ सही है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कितने छोटे? छोटे बच्चे यानी 5 साल या उससे ज्यादा उम्र के, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चॉकलेट्स का, उसके बाद गमीज़ का, और इसी तरह की जो शुगर वाली चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ें खाने से। तो माएँ अक्सर मना करती हैं कि भाई नहीं खाओ, कीड़ा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितना कंट्रोल आप करवा सकते हैं ताकि आपके दांत जो हैं वो महफूज रहें? चॉकलेट आपको भी पसंद होगा ऑब्वियसली चॉकलेट ऐसी चीज है, आई एम एन एडल्ट, ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकती हैं, रोजाना खाऊंगी। हाँ मुझे अवेयरनेस है ना, मैं आपको अवेयरनेस से आप कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। माएँ भी बेचारी अपने बच्चों को अवेयर करती हैं, लेकिन वो बच्चे हैं, ठीक है, उनको पसंद है एक नहीं, लेकिन माओ का काम है ना यहाँ पे कंट्रोल करवाना, तो कैसे वो अपने बच्चों को इस पे? देखिए बच्चों को आप बहुत मुश्किल है बच्चों को रोकना कि बेटा चॉकलेट नहीं खाओ, बेटा गमीज नहीं खाओ, दे लाइक इट, दे लव इट, ठीक है। हाँ आप ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक बच्चे के पास 10 चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप उसको बोले यार एक साथ खा लो। बच्चे क्या करते हैं, आधे घंटे के बाद खाते हैं ना, तो वो ज्यादा नुकसान है, वो ज्यादा नुकसान है। आप उनको बोले एक साथ खा लो, आप फ्रीक्वेंसी कम करें। उसकी रीजन क्या है, मैं आपको टेक्निकल रीजन बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज खाई ना, मीठी चीज खाई, कोई भी चीज खाई, आपका मुंह का एनवायरमेंट एसिडिक हो जाता है, वो आधे घंटे तक एसिडिक रहता है तकरीबन, ठीक है। जब आप एक साथ चॉकलेट खा लेंगे, आपका मुंह का एनवायरनमेंट एसिडिक कितनी देर तक रहेगा? आधे घंटे तक। अगर आप हर आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद चॉकलेट खा रहे हैं, हाँ, या मंचिंग कर रहे हैं, आप स्नैकिंग कर रहे हैं, तो आपके मुंह का एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा देर के लिए एसिडिक रहेगा, ठीक है। राइट। और एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया अटैक करता है दांतों के ऊपर। लेकिन हम बाहर के ममालिक में तो हम देखते हैं कि एक तो चॉकलेट्स को वैसे भी एडल्ट्स भी बहुत यूज करते हैं, उसके अलावा जो यही आ जाती है बात के वहाँ पे कॉफी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, और वो भी ब्लैक कॉफी इस्तेमाल करती है, उससे भी तो स्टेन होता है। वो लोग कैसे इस चीज से महफूज है? उनको भी स्टेनिंग की प्रॉब्लम्स है, ब्लैक कॉफी इस्तेमाल करते हैं, चाय हम चाय इस्तेमाल करते हैं, वो ब्लैक कॉफी इस्तेमाल करते हैं। क्या किया जाए? फौरन कुल्ली कर लीजिए, उसके बाद कुल्ली कर लें आप, आपके पास अल्लाह मियां ने उंगली दी है, उंगली से आप उसको ब्रश कर लें, क्योंकि ब्रश तो अवेलेबल नहीं होता हर जगह पे, आप उसको फौरन स्पिट कर दें, तो इससे ये चांसेस कम हो जाते हैं स्टेन लगने के, खत्म नहीं होते, कम हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी टिप है। ठीक है। और दांतों के लिए वैसे मुझे बताएं कि नेचुरल क्या चीजें हम खा सकते हैं जिनसे दांतों की सेहत मुतासिर ना हो, दांत मजबूत हो, मजबूत करने के लिए? क्योंकि हमने बचपन में एक कॉन्सेप्ट सुना था कि दूध अगर आप पिए उससे आपके जो दांत हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन दूध का इस्तेमाल करें, दूध में कैल्शियम होता है, दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा जो फ्रूटी जूसेस होते हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, उनका इस्तेमाल करें, फिश हो गया, पीनट हो गया, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ें जो कि स्टिकी हैं, दांतों के ऊपर चिपकती हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, जो कोल्ड ड्रिंक्स तो दांतों के लिए जहर है। कोल्ड ड्रिंक में इतनी शुगर होती है, देखें ना, रंग बिरंगी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इवन मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कि काफी ब्रांड्स हैं जो कि इतनी शुगर होती है उनके अंदर, नीली हर रंग की तो अब कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है। दे आर वेरी डेंजरस टू योर टीथ, टू योर हेल्थ। तो कोल्ड ड्रिंक कोशिश करें कट ऑफ करें अपनी लाइफ से, ठीक है। ये ऐसी चीजें जिसकी जरूरत नहीं है, आप पानी पी लें, आप मिल्क शेक पी लें, तो कोल्ड ड्रिंक की नीड नहीं होती। अच्छी चीजों का इस्तेमाल। हमारे यहाँ ऐसा होता है, हम खाना खाते हैं, हम जब तक कोल्ड ड्रिंक मिले ही नहीं ना, वो कहते हैं खाना हजम नहीं होगा। ये एक अपनी एडिक्शन है, ये एक अलग ड्रग है कोल्ड ड्रिंक भी। देखिए इट्स अ ड्रग, और खाना हजम जो है ना वो स्टमक करता है। स्टमक में अल्लाह मियां ने HCl दिया है, हर इंसान को दिया है, तो स्टमक के अंदर जो HCl है वो खाना हजम करता है, कोल्ड ड्रिंक खाना हजम नहीं करता। चले अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे हम सबको कि हम इन चीज़ों पर काबू पा सकें जो छोटी छोटी हमने अपनी लाइफ में एडिक्शंस बनाई हुई हैं। कोल्ड ड्रिंक पी लेना या इस तरह की चॉकलेट्स खा लेना, मैं खुद रोजाना की बुनियाद पर चॉकलेट खाती हूँ इसलिए मैंने ये, लेकिन आप मेंटेनेंस भी अच्छे करती हूँ। सवाल एग्जैक्टली मुझे थोड़ी अवेयरनेस है इस मामले में, तो मैं मेंटेनेंस कर लेती हूँ जब जितना मुझसे पॉसिबल होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमाल हुसैन मेमन हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। नाजरीन बहुत मजा आया मुझे तो बात करने का, क्योंकि इतनी चीजें जो थी जो मुझे नहीं पता थी वो चीज़ें क्लियर हुई मेरे हेड में, और आपको भी यकीनन बहुत सारी चीज़ों पे हमने एजुकेट किया होगा, बहुत चीज़ें आपने आज लर्न की होंगी। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।